प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो है पहला भौतिक प्रदेश राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश। और राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने आपको इसके दो उपभाग दोस्तों किए थे, और इसमें एक उपभाग जो था जिसको हम लोग कहते हैं शुष्क मरुस्थल, और दूसरा उपभाग अर्ध शुष्क मरुस्थल है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के चारों भागों का हम लोग अध्ययन कर लिया है, और अब हम दोस्तों जो है वो शुष्क मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुष्क मरुस्थल जो है, इस शुष्क मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका दूसरा नाम है महान भारतीय मरुस्थल। क्या नाम है दोस्तों इसका? महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है, तो इस महान भारतीय मरुस्थल की क्या विशेषता है एक्चुअल में? इस चीज को जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक तो होता है बालू का स्तूपों से मुक्त। कौन सा होता है? बालू का स्तूप मुक्त। और एक होता है दोस्तों बालू का स्तूपों से युक्त। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने देखा था। तो जो मरुस्थल बालू का स्तूपों से युक्त होता है उसको तो हम लोग जो है वो रेतीला मरुस्थल कहते हैं दोस्तों। और ये जो रेतीला मरुस्थल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अफ्रीकी मरुस्थल के हिसाब से इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इर्ग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? वो क्षेत्र हो जाएगा पथरीला क्षेत्र। और इस पथरीले क्षेत्र को अफ्रीकी मरुस्थल के हिसाब से क्या नाम दिया गया है? हम्माद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? हम्माद नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस शुष्क मरुस्थल के इन दोनों भागों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग पथरीला मरुस्थल कहते हैं, और इसी पथरीले मरुस्थल को हम लोग हम्माद के नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर अपन लोग देखें दोस्तों, तो राजस्थान के नक्शे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो राजस्थान के मैप में जब हम लोग बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है दोस्तों आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है उसके पश्चिम का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है, जिसको अपन लोग जो है वो शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो ये दोस्तों शुष्क मरुस्थल है, और इस शुष्क मरुस्थल के दो भाग हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसमें से एक भाग है ऐसा भाग जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूपों से मुक्त प्रदेश है, जिसको हम लोग कहते हैं पथरीला मरुस्थल दोस्तों। और इसी पथरीले मरुस्थल को हम लोग कहते हैं हम्माद। ठीक है, तो ये जो हम्माद है दोस्तों, इसकी स्थिति कहां पर है इसको हम लोग जो है यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। तो इस चीज को देखने के लिए अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ जैसलमेर में एक क्षेत्र है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं पोखरण। कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर में पोखरण है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बाड़मेर में एक क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर। और यहाँ पर जोधपुर में एक क्षेत्र है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं फलोदी। ठीक है, तो यहां से अगर अपन लोग देखते हैं तो जो ये त्रिकोण है दोस्तों, यही जो त्रिकोण है पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के बीच का जो ये त्रिकोण है, इसी में ये पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। और इसी पथरीले मरुस्थल को हम लोग क्या कहते हैं? हम्माद के नाम से दोस्तों जानते हैं। अब इस पथरीले मरुस्थल की क्या विशेषता है? तो अगर दोस्तों अपन लोग इसका अध्ययन करते हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग सीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सीज के नाम से। और सीज का मतलब क्या है? सीज का मतलब है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। क्या नाम है इसका? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के नाम से दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र है वो किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों? सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा क्षेत्र के रूप में ये क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण है, या ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों राजस्थान के प्रमुख सौर उत्पादक जिले हैं। और वो राजस्थान के प्रमुख सौर उत्पादक जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो है दोस्तों जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद में एक है दोस्तों जोधपुर, ठीक है, और एक है दोस्तों बाड़मेर। तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर ये तीनों राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादक जिले हैं। इनको हम लोग जो है वो सोलर हब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं इनको? हम लोग सोलर हब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तथा इसी को हम लोग मरु त्रिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण में शामिल होने वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों,
जोधपुर हो जाएगा दोस्तों, और बालोतरा बाड़मेर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के मुक्त मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हममाद कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र की। ठीक है, तो अगला है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अब दोस्तों हम लोग जब इस शुष्क मरुस्थल के दूसरे भाग की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, तो यहां पर जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, ठीक है, तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, अब बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा दोस्तों, रेतीला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और इस रेतीले क्षेत्र को अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ईर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ईर्ग। तो ये जो बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र है, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है वो है स्तूप किसको कहते हैं। तो स्तूप किसको कहते हैं दोस्तों, टीला, टीले को क्या कहते हैं, स्तूप। और वो स्तूप किससे बना होता है दोस्तों, बालू से बना होता है। मतलब किससे बना होता है, रेत से बना होता है। तो रेत के टीले से युक्त जो क्षेत्र होता है राजस्थान में, उसको हम लोग दोस्तों बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, अथवा उसको हम लोग जो है रेतीला क्षेत्र अथवा ईर्ग कहते हैं, जिसमें रेत के टीले पाए जाते हैं। और ये जो रेत के टीले हैं वो मरुस्थल में, मरुस्थल की एक प्रमुख विशेषता है, जिसको हम लोग यहाँ पर धरती धोरारी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी धरती है वो धोरा से युक्त है, बालू का स्तूपों से युक्त है, रेत के टीलों से युक्त है दोस्तों। तो ये जो रेत के टीले हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि बालू का स्तूपों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब हम लोग प्रकारों की बात करते हैं तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। एक तो है दोस्तों अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, उसके बाद है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उसके बाद है दोस्तों बरखान बालू का स्तूप, उसके बाद में है दोस्तों तारा बालू का स्तूप, उसके बाद में है दोस्तों नेटवर्क बालू का स्तूप, उसके बाद में है दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों शफ्र काफिज बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूपों के प्रकार है दोस्तों। कई बार प्रश्न ये भी आता है निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा है, और कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बालू का स्तूपों से मतलब हो जाएगा रेत का टीला। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में आ गया। अब यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है पथरीला मरुस्थल, वो ये त्रिकोणीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इस त्रिकोणीय क्षेत्र के अलावा जब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं मरुस्थल में, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र हो जाएगा। तो उसका हम लोग यहाँ पर एक एक करके अध्ययन दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का हम लोग जो है सबसे पहले अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ठीक है, अब ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उस चीज को देखने से पहले मैं आपको दोस्तों इसके अन्य कुछ नाम भी बता देता हूं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को हम लोग कहते हैं दोस्तों पवनानुवर्ती। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, हम लोग पवनानुवर्ती भी कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों, पवनानुवर्ती हो गया। उसके बाद में इसी बालू का स्तूप को अपन जो है वो कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। उसी प्रकार से इसी बालू का स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों, सीप भी कहते हैं। उसी प्रकार से इसी बालू का स्तूप को दोस्तों अपन लोग क्या कहते हैं, समानांतर बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस बालू का स्तूप को दोस्तों अपन लोग क्या कहते हैं, क्षैतिजीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं, तो देखो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, पवनानुवर्ती मतलब ऐसे बालू का स्तूप, ऐसे रेत के टीले जो पवन के अनुसार बनते हैं। मतलब किसके अनुसार बनते हैं दोस्तों, हवा के अनुसार बनते हैं, अर्थात जो बालू का स्तूप हवा का अनुसरण करते हैं। उसके बाद में रेखीय हैं, तो ये एक रेखा के रूप में इनका निर्माण होता है दोस्तों, और इसको अपन सीप भी कहते हैं। ये हवा के समानांतर, मतलब जिस तरफ से हवा चल रही है उसी के अनुसार बनते हैं। और ऐसे बनते हैं इसलिए कैसे होते हैं, क्षैतिज होते हैं। क्षैतिज यानी ये जो है वो जमीन के समानांतर होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां से ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये रेत है, तो ये रेत जो है वो इन हवाओं को यहां से लेकर के इस तरफ जाएगी। ये रेत हो सकता है, अगर ये हवा इस तरफ चले तो ये बालू है वो इस तरफ आकर के और फिर
बालू का स्तूप का निर्माण कर सकती है, इस तरफ भी निर्माण कर सकती है। अगर ये हवा इस तरफ चले तो इस तरफ भी निर्माण कर सकती है। हवा जिस तरफ भी चलेगी उसके अनुसार ये बालू का स्तूप बनेंगे दोस्तों। और ये बालू का स्तूप जब बनेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से इन बालू का स्तूपों की स्थिति रहेगी। और ये दोस्तों क्या होगा, हवा के समानांतर बनेंगे, ये इस प्रकार से बनेंगे और एक रेखा के सहारे बनेंगे, तो इसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्षैतिजीय है क्योंकि क्षैतिज यानी जमीन के समानांतर है, तो इसको क्षैतिजीय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीप भी कहते हैं दोस्तों। अब ये बालू का स्तूप जो है वो रेगिस्तान में कहां कहां पर पाए जाते हैं, इस चीज को हम लोगों को जो है वो देखना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं कि इसमें एक तो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बीकानेर में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बाड़मेर में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जोधपुर में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो यहाँ से बीकानेर से लगा हुआ गंगानगर में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पवनानुवर्ती अथवा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले बालू का स्तूप की, और वो अगला बालू का स्तूप कौन सा है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, समकोण। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये बालू का स्तूप कैसे बनेंगे दोस्तों, ये बनेंगे लंबवत बनेंगे। ठीक है, लंबवत बनेंगे ये बालू का स्तूप और किसी अवरोध के कारण बनते हैं, इसलिए इन्हीं बालू का स्तूपों को अपन लोग अवरोधी भी कहते हैं। और इन्हीं बालू का स्तूपों को अपन लोग अवशिष्ट प्रकार के बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये दोस्तों इसके अलग अलग नाम आप लोगों के जो है वो हो जाएंगे। तो जिसमें जब अपन लोग इसको देखते हैं दोस्तों, तो क्योंकि ये बालू का स्तूप जो है लंबवत बनते हैं और ये बालू का स्तूप एक ऊर्ध्वाधर स्वरूप में है, ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए अपन लोग इसको ऊर्ध्वाधर बालू का स्तूप भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण देखने के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में आप लोग जाते हो, कहीं पर ये पहाड़ियां होती है, तो ये कहीं पर पहाड़ी है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर ये रेत है। तो अब ये रेत क्या होगी, जैसे यहाँ से आएगी हवा और हवा उस रेत को उठा करके ले जाएगी इस पहाड़ी के पास में जाकर के, और फिर इसको यहाँ पर जमा करती रहेगी। इस प्रकार से ये तो बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस होगी। और ये रेत का टीला जो है वो दोस्तों यहाँ पर जम गया, और वो रेत का टीला जब यहाँ पे जम गया तो इस प्रकार से समकोणिक उस रेत के टीले का निर्माण होता है। और समकोण में यानी 90 डिग्री का कोण बनाने वाला जो रेत का टीला होता है उसको अनुप्रस्थ रेत का टीला कहते हैं। ये देखो लंबवत रेत का टीला बना, जबकि वो कैसा था, क्षैतिज था। ठीक है, ये लंबवत है। अवरोध यानी किसी पहाड़ी या किसी के भी अवरोध में रुकावट के कारण जो बालू का स्तूप बनता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये अवशिष्ट हो गया, यानी इसके अवशेष हैं, इसलिए उसको अवशिष्ट और ऊर्ध्वाधर बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से समकोणिक अथवा अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण होता है रेगिस्तान के अंदर दोस्तों। अब ये जो बालू का स्तूप है वो कहां पर पाए जाते हैं, इस चीज को हम लोगों को जो है वो देखना है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो ये तीनों क्षेत्र मैंने जो आपको बताया था दोस्तों, एक तो हो गया पोखरण जैसलमेर, एक हो गया बालोतरा बाड़मेर, एक हो गया फलोदी जोधपुर। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र तो है सही दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ सारे क्षेत्र हैं दोस्तों, और उन क्षेत्रों के अंदर अगर अपन लोग देखेंगे दोस्तों तो रावतसर चूरू है। कौन सा क्षेत्र है, चूरू का रावतसर है। ठीक है, रावतसर चूरू हो जाएगा। उसके बाद में जो दोस्तों झुंझुनू का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो रावतसर चूरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखें दोस्तों तो इसमें यहाँ पे सीकर हो जाएगा। ठीक है, यानी शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें दोस्तों तो नागौर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पर बनते हैं, प्रश्न बनता है दोस्तों कई बार। तो इसका उत्तर क्या है, पोखरण जैसलमेर में, उसके बाद में बालोतरा बाड़मेर में, उसके बाद फलोदी जोधपुर में, उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र आपके आ गया जिसमें सीकर चूरू झुंझुनू आ गया, चूरू का रावतसर आ जाएगा, और उसके बाद नागौर का क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के नाम से दोस्तों अपन लोग इसको जानते हैं। फिर अपन लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो अगला जो बालू का स्तूप आएगा आपके वो कौन सा आएगा, बरखान बालू का स्तूप आएगा दोस्तों। ठीक है, तो तीसरे बालू का स्तूप जिसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं उस बालू का स्तूप को हम लोग कहेंगे बरखान। अब एक्चुअल में दोस्तों ये जो बरखान है, तो बरखान का ही दूसरा नाम क्या है, तो बरखान को ही अपन लोग कहते हैं अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। क्या कहते हैं उसको, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। यानी ये बालू का स्तूप जो है आधे चंद्रमा के समान बनता है इस प्रकार से। ये
ठीक है, तो इस आधे चंद्रमा के समान बने हुए जो बालू का स्तूप उसको अपन लोग क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो बरखान है वो रेगिस्तान में सर्वाधिक खतरनाक बालू का स्तूप होते हैं। तो रेगिस्तान में सर्वाधिक खतरनाक बालू का स्तूप कौन से होते हैं, बरखान होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखते हैं तो रेगिस्तान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बरखान जो है वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से हो जाएंगे, बरखान हो जाएंगे। तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, सर्वाधिक खतरनाक बालू का स्तूप है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के, बरखान हो जाएगा। उसके बाद में जब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो ये जो बरखान है वो क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं, तो गतिशील होते हैं इसलिए क्या होता है कि मरुस्थलीयकरण के निर्माण में सहायक सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से है। वैसे सारे बालू का स्तूप मरुस्थलीयकरण का निर्माण करते हैं, मरुस्थलीयकरण का विकास करते हैं, क्योंकि रेत जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके और फिर इकट्ठी हो जाती है। तो ये, लेकिन क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील है और सर्वाधिक गतिशील है तो इन बरखान के बारे में कुछ भी नहीं कहते। अभी आप सुबह गए एक जगह पे आपने बरखान बालू का स्तूप देख लिया, थोड़ी देर बाद में जाओगे रेत बहुत तेज गति से हवा आएगी और रेत ले जाकर के दूसरी जगह पर उसकी स्थापना कर देगी, स्थापित कर देगी। तो ये गतिशील बालू का स्तूप है। तो सर्वाधिक मरुस्थलीयकरण करने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, तो ये बरखान है। सर्वाधिक खतरनाक कौन से, बरखान है। सर्वाधिक गतिशील कौन से, बरखान है। और एक प्रश्न बनता है दोस्तों, खड़ी फसल जो भी है उस खड़ी फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो बालू का स्तूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप हो जाएगा, जो कि खड़ी फसल को क्या करता है दोस्तों, नष्ट करता है। अब अगर अपन लोग देखें कि ये जो बालू का स्तूप है ये बालू का स्तूप कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों एक तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपने देखा होगा घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के पाट में, घग्गर नदी के किनारे पर दो शहर हैं दोस्तों, एक तो है अनूपगढ़ और एक है सूरतगढ़। और अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ये दोनों कहां पर है दोस्तों, आपके श्री गंगानगर में है। तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में इस प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। तो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसमें अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप दोस्तों पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक है भालेरी चूरू। कहां पर पाए जाते हैं इस प्रकार के बालू का स्तूप, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आप लोग देखोगे दोस्तों भालेरी चूरू के बाद में ओसिया जोधपुर। ठीक है, तो कहां पर इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, जोधपुर में। और जोधपुर में कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, ओसिया में पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर जब आप लोग देखोगे दोस्तों तो देशनोक बीकानेर। ठीक है, देशनोक बीकानेर। इसके बाद में दोस्तों जब आप लोग देखोगे तो है बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, तो देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, बालोतरा बाड़मेर, यहां पर इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पोखरण जैसलमेर में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। पोखरण जैसलमेर में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो अर्धचंद्राकार अथवा बरखान बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो घग्गर नदी के क्षेत्र में, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर में। उसके अलावा भालेरी चूरू, ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर, बालोतरा बाड़मेर और पोखरण जैसलमेर में इस प्रकार के बालू का स्तूप जो है वो दोस्तों पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अन्य प्रमुख बालू का स्तूप जो है, जो छोटे छोटे बालू का स्तूप हैं, जो कुछ बालू का स्तूप है जिसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अगला जो बालू का स्तूप है दोस्तों जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो बालू का स्तूप आपके हो जाएगा दोस्तों, एक तो है तारा बालू का स्तूप। तो तारा बालू का स्तूप की क्या विशेषता है, तो दोस्तों तारा बालू का स्तूप जो है इसकी आकृति कैसी होती है, तारे के समान की आकृति वाले बालू का स्तूप जो है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, लगभग तारे की समान की आकृति वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों तारा बालू का स्तूप कहते हैं। और ये जो तारा बालू का स्तूप है वो दोस्तों आप लोगों के लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाठी सीरीज के बारे में हम लोग जो है वो पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, लाठी सीरीज को भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो है दोस्तों, ये जब अपन लोग देखें तो मोहनगढ़ जो है क्षेत्र, ठीक है, और पोखरण का जो क्षेत्र है जैसलमेर में, मोहनगढ़ और पोखरण उसके बीच का जो क्षेत्र है लाठी सीरीज का, वहां पर इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिसको हम लोग तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद में दोस्तों आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा आता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है दोस्तों, एक्चुअल में ये बालू का स्तूप जो होते हैं वो हेयर पिन के समान के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों इनकी आकृति, हेयर पिन की आकृति के समान के जो बालू का स्तूप है उसको हम लोग पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। अब ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना। तो संपूर्ण राजस्थान में समान रूप से
जो बालू का स्तूप फैले हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक, अथवा जिसको हम लोग कहते हैं हेयर पिन के आकृति के बालू का स्तूप हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग जब देखते हैं तो अगले बालू का स्तूप जो है वो है शफ्र काफिज बालू का स्तूप है। कौन से हैं, तो ये है दोस्तों शफ्र काफिज। अब ये जो दोस्तों शफ्र काफिज है एक्चुअल में, तो ये जो बालू का स्तूप है वो दोस्तों सबसे छोटे बालू का स्तूप है ना। तो सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन से होते हैं, कई बार ये प्रश्न बनता है। तो सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन से दोस्तों, शफ्र काफिज बालू का स्तूप जो है वो सबसे छोटे होते हैं दोस्तों। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अगला बालू का स्तूप है आपके नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है, नेटवर्क बालू का स्तूप। अब ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप है दोस्तों, तो जैसा नाम से स्पष्ट है, ऐसे बालू का स्तूप जो नेटवर्क बना है ना, नेटवर्क अर्थात कि जो बालू का स्तूप एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हो, ये इस प्रकार से है ना, तो उसको अपन लोग नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये जो बालू का स्तूप है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ठीक है, उस उत्तरी पूर्वी भाग की अगर अपन लोग बात करते हैं तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जो है वो ये हनुमानगढ़ से लेकर के हरियाणा के बीच में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, हनुमानगढ़ से लेकर के, और हनुमानगढ़ से लेकर के हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो हरियाणा के सीमा से लगने वाले जितने भी राजस्थान के जिले हैं, ठीक है, जैसे अगर अपन लोग देखें तो हरियाणा से की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, तो इसके एक ट्रिक्स है हशे, जभ, अलवर। ठीक है, तो ह से हो जाएगा हरियाणा, शे से शेखावाटी के तीनों जिले, ज से जयपुर, भ से भरतपुर और अलवर। इन जिलों में जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में है, जो कि आप लोगों के हनुमानगढ़ से लेकर के हरियाणा के बीच का जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसको हम लोग नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हो गया आपके नेटवर्क बालू का स्तूप। इस प्रकार से राजस्थान के बालू का स्तूपों का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद, शुभकामनाएं।